नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 84। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की। तो यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, महीने भर के बाद पहली बार 20,000 से कम केस आए हैं। तो बीते 24 घंटे में 18,125 नए केस सामने आए। 26,700 लोग 24 घंटे में इलाज के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज हुए और 24 घंटे में प्रदेश में 2,45,286 टेस्ट किए गए। तो यूपी में रिकवरी रेट भी अब बढ़ रहा है। 85.7% हुआ यूपी में रिकवरी रेट। तो ये था ताजा अपडेट। एक राहत भरी खबर उत्तर प्रदेश के लिए। अब तेजी से कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी दर्ज की गई। महीने भर के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 20,000 से कम केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 18,125 नए संक्रमण के केस सामने आए हैं। 26,700 लोग बीते 24 घंटे में इलाज के बाद ठीक हुए हैं। 24 घंटे में प्रदेश में 2,45,286 टेस्ट हुए और रिकवरी रेट अब 85.7%। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 18,125 मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 26,712 है। दिनांक 24 अप्रैल को हमारे प्रदेश में एक दिन में 38,055 मामले सामने आए थे संक्रमण के। उनकी तुलना में आज लगभग 20,000 मामले कम आए हैं। चलिए, सुना आपने सरकारी आंकड़े थे और राहत भरी खबर यह कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 20,000 से कम केसेस बीते 24 घंटे में दर्ज हुए। लखनऊ से सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी राहत। बीते 24 घंटे में 18,125 केसेस दर्ज हुए हैं। यह आंकड़ा 20,000 से नीचे आ गया। क्या हम सही दिशा में कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं अब उसके रिजल्ट आते दिख रहे हैं? कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं अब घट रहे हैं। रवि, इसमें देखिए 2-3 पहलू हैं। एक बड़ा पहलू जो है वो ये कि जो कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। तेजी से केसेस में कमी आ रही है। दूसरा, मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो एक बड़ी वजह है कि कोरोना जिस समय 38,000 तक मामले पहुंच गए थे, अप्रैल की अगर बात की जाए, अप्रैल के चौथे हफ्ते की शुरुआत में 38,000 मामले 24 घंटे में आए थे। वो एक तरह से पीक के रूप में देखा जा रहा है कि वो हाईएस्ट नंबर थे। और पिछली बार भी जब कोरोना की देखिए फर्स्ट वेव आई थी, तब भी ये देखा गया था कि एक पीक आता है और उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगते हैं, जो केसेस में कमी आने लगती है। तो इस बार भी अगर आप देखें तो जो कोरोना कर्फ्यू है वो 1 मई से लगाया जाता है, लेकिन 24 अप्रैल के बाद से जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो केसेस में कमी के रूप में मिल रहा है। और आज जिस तरह से जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े आए हैं, जब 20,000 से भी नीचे केस है, तो ये पिछले लगभग मान के चलिए 1.25 महीने के बाद ऐसा हुआ है जब इतने कम केस आए हैं। और निश्चित रूप से ये राहत देने वाली बात भी है, क्योंकि जब केस कम आएंगे, सरकार अपने संसाधन बढ़ाती जाएगी, तभी लोगों को राहत मिलेगी कि अगर उन्हें बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो कोई समस्या नहीं आएगी। ये घटते केसेस का ही नतीजा है कि जो वैक्सीनेशन अभियान की अगर बात करें तो वहां पर उस मोर्चे पर हम कहां हैं? क्योंकि 18 प्लस की अगर बात करें तो वहां भी वैक्सीन जो है अब मिलनी शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन भी देखिए तेजी के साथ किया जा रहा है। और इस समय अगर बात की जाए 18 से 44 की, तो एक चीज देखने में आ रही है कि जो 45 साल या उससे ऊपर के लोगों में उत्साह था, उससे कहीं ज्यादा उत्साह 18 से 44 साल के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनमें देखने के लिए मिल रहा है। वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने। हाँ, अगर ये माना जा सकता है कि वैक्सीन और ज्यादा तेजी से मिले और ज्यादा सेंटर बने, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, जल्द से जल्द सबका वैक्सीनेशन होगा। लेकिन हर चीज की देखिए एक लिमिट है। जो उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, जो 2 सबसे बड़ी वैक्सीन देने वाली कंपनी है, चाहे वो भारत बायोटेक हो, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट हो, वहां से जो वैक्सीन की खेप आ रही है वो अभी लिमिटेड है। ऐसे में सरकार खेप आ रही है उससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे लखनऊ से सहयोगी शैलेश अरोड़ा जो अपडेट दे रहे थे कि बीते 24 घंटे में 18,000 के आसपास जो केसेस हैं वो दर्ज हुए हैं। ये एक राहत भरी खबर है और लॉकडाउन का असर है
कि मामलों में तेजी से कमी आ रही है। बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ में कोरोना के कहर से हाहाकार मचा है, जहां एएमयू में कोरोना से होने वाली मौत से खौफ पसरा है, क्योंकि 22 दिन के अंदर एएमयू के 19 प्रोफेसरों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई पूर्व शिक्षकों और कई गैर शिक्षक कर्मचारियों की भी जान कोरोना से जा चुकी है। इतना ही नहीं, अभी भी कई शिक्षक और कर्मचारी इस वायरस की चपेट में हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बनी हुई है। बीते 22 दिन में यूनिवर्सिटी के 19 प्रोफेसर कोरोना की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। अभी भी एएमयू के कई शिक्षक और कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। तो एएमयू में कोरोना का प्रकोप, कई शिक्षकों की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से और कई अब भी जूझ रहे हैं और कोरोना को हराने के लिए जंग उनकी जारी है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन बेहद चिंतित है और इसकी रोकथाम के लिए लगातार नए नए प्रयास कर रहा है। वहीं वाइस चांसलर ने मृतक के परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ना हो, इसकी गुजारिश की है, क्योंकि अभी काफी कर्मचारी इस महामारी से संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसी की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन वर्चुअल संवाद कर इस स्थिति पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। इस वक्त हम उसी एएमयू के बाहर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जाए, बिना मास्क के कोई भी परिसर के अंदर ना जाए। आपको बता दें कि अभी भी काफ़ी तादाद में लोग संक्रमित हैं। यही वजह है कि विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं तारिक मंसूर जी, उन्होंने ट्वीट करके मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त की है और साथ ही प्रदेश सरकार से ये गुजारिश की है कि काफ़ी तादाद में जो प्रोफेसर हैं और जो कर्मचारी हैं वो कोरोना संक्रमित हैं, लिहाजा उनके इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसको लेकर के सरकार ये सुनिश्चित करे कि उन्हें समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन मिलती रहेगी। साथ ही उन्होंने इस महामारी की रोकथाम के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है कि घर के बाहर भी परिसर में रहने वाले लोग अगर बैठते हैं तो वो मास्क लगा के बैठें और कम से कम 3 फीट की दूरी बना करके बैठे, क्योंकि जिस तरीके से ये महामारी अपना पैर पसार रही है उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। साथ ही जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो पूरे कैंपस को सैनिटाइज करा रहा है और जो गार्ड है उनको भी ये हिदायत दी गई है कि बिना मास्क के कोई नहीं जाएगा। आपने देखा कि एक युवक बिना मास्क के जा रहा था, उसे गार्ड ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। तो कुल मिला के इस महामारी से निपटने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी कवायद कर रहा है, जिला प्रशासन से समन्वय बना रहा है। और आपको चौंकाने वाली बात ये बता दें कि जो वीसी तारिक मंसूर जी हैं, उनके भाई का भी निधन 4 दिन पहले ही हुआ है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से इस महामारी ने अपने पैर को इस एएमयू कैंपस में पसारा है और यही बात यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को चिंतित कर रही है। यही वजह है कि लोग एहतियात बरत रहे हैं और सावधानी से रह रहे हैं ताकि इस महामारी से निपटा जा सके और जल्द से जल्द इस कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। और इसी प्रयास में विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन लगा हुआ है। अलीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो एएमयू में कोरोना के बढ़ते मामलों ने जहां चिंता बढ़ा दी है, वहीं एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी पीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षाएं टली। 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। तो 13 जून को कई जिलों में होनी थी परीक्षा, जो फिलहाल टाल दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर, यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे प्रयागराज से सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, जानना चाहेंगे 13 जून को कई जिलों में यह परीक्षा होनी थी, यूपी पीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं। कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और यह भी जानना चाहेंगे अब उनका क्या कहना है। और ये परीक्षाएं जो हैं, क्योंकि अभी लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं,
अब क्या लग रहा है, कब तक ये परीक्षाएं जो हैं होंगी? ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जून महीने तक यानी मई और जून महीने में जो भी परीक्षाएं होनी थी सभी को स्थगित कर दिया है। इसमें सबसे प्रमुख परीक्षा थी यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा यानी जिसे प्री एग्जाम कहते हैं। और प्री एग्जाम जो है वो 13 जून को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होना था। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई थी और आपको बता दें कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है कि इसके लिए 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि उन्हें एक से दूसरे शहर में सफर करना पड़ेगा, गांव से शहर में आना पड़ेगा, सेंटर्स तक जाना पड़ेगा। इसलिए इसे कोरोना की महामारी को देखते हुए कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। तो जो अभ्यर्थियों की मांग थी उसे लोक सेवा आयोग ने मंजूर कर लिया है और अब इस परीक्षा को टाल दिया है। इसके साथ साथ 20 जून को जो प्रवक्ता और सहायक वन अधिकारी की परीक्षा होनी थी उसे भी टाल दिया गया है। नई डेट जो है हालात सामान्य होने के बाद कुछ दिनों बाद नई डेट हालात सामान्य होने के बाद दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो बड़ी खबर थी वो ये कि परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कहा कि यूपी में लगातार कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर भी अतुल गर्ग ने कहा कि राज्यों को आबादी के अनुपात में वैक्सीन मुहैया करवाने का फैसला केंद्र सरकार कर रही है। तो गाजियाबाद हमारे साथ इस समय अतुल गर्ग जी मौजूद हैं। सर, आप यहाँ पे गाजियाबाद के संजय नगर अस्पताल में निरीक्षण के लिए आए हैं और यूपी में जो केसेस हैं वो भी कम आ रहे हैं। अब आपका प्रयास क्या रहेगा कि स्थिति जो है कंट्रोल में रहे यूपी में? जो समस्याएं पिछले दिनों जब एक बहुत तेज़ी थी आ रही थी तो उसको सुचारू रूप से जो दोबारा से ये पटरी पे आ गई हैं चीज़ें, सब चीज़ें काबू में आ गई हैं। तो उनका पुनर्निरीक्षण करने आए हैं कि भाई कि जो मरीजों का जो इलाज है हॉस्पिटल में तो वो जो सरकार की जो अपेक्षाएं उनके अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि दवाएं, भोजन इत्यादि और जो जिम्मेदारी है यहाँ के अधिकारियों की उसका निर्वहन ठीक ठाक हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको देखने के लिए आए हैं। सर, यूपी में ऐसा जो फैसला लिया गया है कि जो यूपी के दूसरे राज्यों से लोग आते हैं वैक्सीन के लिए, उनके बजाय यूपी वालों को ज़्यादा प्रमुखता दी जाएगी और लोकल्स को ज़्यादा प्रमुखता दी जाएगी, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो केंद्र सरकार का एक पॉलिसी का निर्णय है कि हर स्टेट की आबादी के अनुसार से वैक्सीनेशन का जो आवंटन है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। एक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना के एक नए खतरनाक स्ट्रेन होने के बारे में संभावना जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर एएमयू में से 3 किलोमीटर की दूरी पर अलीगढ़ के महावीरगंज बाजार के हालात सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। यहां किस कदर भीड़ सामान खरीदने के लिए टूट कर पड़ी है, ये दृश्य बहुत ही डरावने हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का कोई भी पालन यहां होता नजर नहीं आ रहा है। और अब खबर बाराबंकी से, जहां कोरोना का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। यहां व्यापार मंडल की ओर से जारी फरमान के बाद रेडीमेड कपड़ा, जूता, चप्पल जैसी दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली हैं और 4 घंटे बाजार खुलने से दुकानों पर खरीदारी की भारी भीड़ उमड़ रही है और इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और बात अब फिरोजाबाद की, जहां ईद की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस भीड़ में कोई भी कोरोना नियमों का पालन करता नहीं दिख रहा है। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर अगर अब कोरोना यहां बढ़ गया तो फिर क्या होगा? तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। लोग मास्क को लेकर भी उतने जागरूक नजर नहीं आ रहे। नहीं, ये सरासर गलत है। ये जो वबा है, ये जो महामारी है, खाली मेरे शहर में नहीं है, आपके शहर में नहीं है, ये पूरे सूबे, पूरी रियासत, पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में ये जो है वबा फैली हुई है। लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि इस वबा से लड़ने के लिए हमारी हुकूमतें, रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत और तमाम डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। लिहाजा हम आवाम को ये चाहिए कि हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का साथ दें और इस वबा से लड़ने के लिए उनके साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भाजपा सांसद मेनका गांधी हुई कोरोना संक्रमित। इस वक्त की बड़ी खबर सुल्तानपुर से भाजपा सांसद हैं मेनका गांधी। मेनका गांधी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो दिल्ली में अपने घर में क्वारंटीन हुई
मेनका गांधी। नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, मेनका गांधी की कोरोना रिपोर्ट बताया जा रहा है पॉजिटिव आई है, कहां हैं और अभी क्या जानकारी मिल रही है? हम आपको बता दें कि मेनका गांधी सांसद सुल्तानपुर समय दिल्ली में अपने आवास पर हैं। जो जानकारी उनके रंजीत सिंह प्रतिनिधि यहाँ सुल्तानपुर, उन्होंने बताया कि मंगलवार को यानी कल उनका एंटीजन टेस्ट हुआ था, जिसमें वो अपने होम आइसोलेशन पे हैं। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइसोलेट कर लिया खुद को मेनका गांधी ने और अपने संपर्क में आए लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि वो अपनी जांच जरूर कराएं। और अब बात मेरठ की, जहां एनसीआर मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर बेड दिलवाने के नाम पर 40,000 की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल गाजियाबाद के रहने वाले सतपाल सिंह अपने कोरोना संक्रमित बेटे के इलाज के लिए वेंटिलेटर बेड ढूंढ रहे थे और तभी किसी से बातचीत के बाद उन्हें मेरठ के हरेंद्र का नंबर मिला और हरेंद्र ने फोन पर सतपाल सिंह को भरोसा दिलाया कि 40,000 रुपए के एवज में वो एनसीआर मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर बेड उपलब्ध करा देगा। मजबूर पिता ने बेटे के इलाज के लिए हरेंद्र और राजेश को पैसे दे दिए, लेकिन पैसे लेकर दोनों फरार हो गए और मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। गंभीर रूप से बीमार बेटे के इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। पिता ने आरोपियों के खिलाफ मेरठ के थाना खरखोदा में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना खरखोदा क्षेत्र में मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज में, जहां एक कोविड को मरीज को भर्ती कराने के नाम पर 2 व्यक्तियों द्वारा 40,000 रुपये अवैध रूप से वसूल लिए गए हैं। इस संदर्भ में थाना खरखोदा में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरेंद्र व राजेश की गिरफ्तारी की गई है तो उनके पास से 40,000 रुपये की बरामदगी भी की गई है। इस मामले में दोनों अभियुक्तों। और बात अब फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद के स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना की फर्जी एंटीजन रिपोर्ट मात्र 200 रुपए में बन रही है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नवाबगंज स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात बीसीपीएम कर्मी फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनवाने के लिए 200 रुपए की मांग कर रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो के बारे में जिलाधिकारी ने संबंधित स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी सेवा समाप्त की कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश भी दे दिए। सरकार की तरफ से जो भी जांचें की जा रही है उसमें कोई पता नहीं है, कोई ट्रीटमेंट भी जो हो रहा है उसमें कोई पता नहीं है। नवाब रेमडेसिविर इंजेक्शन जहाँ भी दिए जा रहे हैं वो भी मुफ्त दिए जा रहे हैं। सरकार कोई भी पैसा किसी तरह। और बात अब प्रयागराज की। संगम नगरी प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शुमार है जहां शराब की दुकानें खुली हुई हैं। प्रयागराज में आज लगातार तीसरे दिन भी शराब की दुकानें खुली हुई हैं। दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलती हैं। प्रयागराज में अगर तीसरे दिन की बात करें तो ज्यादातर दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का ग्राहक ही शराब खरीदने के लिए आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। दुकानें खुलने का आज तीसरा दिन है। दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुली रहती हैं। अगर आज तीसरे दिन के हालात की हम बात करें तो ज़्यादातर दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक ही शराब खरीदने के लिए आ रहे हैं। जो ग्राहक आते हैं वो शराब खरीद कर चुपचाप वापस चले जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शुरुआती 2 दिनों में ज़्यादातर लोगों ने शराब खरीद ली है। लोगों ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खरीद कर स्टॉक भी कर लिया है। लोगों को पहले दिन इस बात की आशंका थी कि कहीं सरकार अपना फैसला बदल ना दे। यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों ने ज़रूरत के मुताबिक शराब खरीदी, लेकिन एक्स्ट्रा भी खरीद लिया था। स्टॉक बचा हुआ है, इसलिए आज तीसरे दिन ज़्यादातर दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का ग्राहक ही शराब खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। दुकानदारों को इस बात की हिदायत दे रही हैं कि कहीं भी भीड़ नहीं लगनी चाहिए। इसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन होते रहना चाहिए। दरअसल सन्नाटे की एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर दुकानें एक बार खुल गई हैं तो वो अब बंद नहीं होंगी, क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व शराब की दुकानों से ही मिलता है। यही वजह है कि लोग बेफिक्र हैं। लोगों में इस बात की आशंका नहीं है कि दुकानें अब बंद होंगी और इक्का दुक्का लोग ही शराब खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो ये कम से कम पुलिस और सरकार के लिए राहत की बात है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां प्लाज्मा की कालाबाजारी हो रही है। स्वाट टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी खबर, तो 40,000 रुपए में बेचा जा रहा था प्लाज्मा। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला।
बलराम पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। बलराम, आपसे जानना चाहेंगे ग्रेटर नोएडा में प्लाज्मा की कालाबाजारी को लेकर जो खबरें आ रही हैं, क्या कार्रवाई हुई है और कहां पर ये हो रहा था? देखिए लबी, अगर हम बात करें कोरोना काल में, तो चाहे वो इंजेक्शन की कालाबाजारी हो, चाहे वो इस प्लाज्मा की कालाबाजारी हो या ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो, सभी लोग इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज ग्रेटर नोएडा पुलिस और स्वाट टीम ने इस गैंग का खुलासा किया है कि किस तरीके से ये अस्पतालों में जाकर के प्लाज्मा की कालाबाजारी करते थे, ये उन तीमारदारों से मिलते थे जिन्हें प्लाज्मा की आवश्यकता होती थी, उसके बाद उनसे सौदा करते थे और 40 से 50 हजार रुपए की कीमत में ये 1 यूनिट प्लाज्मा देते थे। तो कहीं ना कहीं इस बात की भनक बीटा 2 पुलिस को लगी और स्वाट टीम को लगी। उसके बाद वहां पर पूरी तरह से घेराबंदी की गई और फिर इन्हें प्लाज्मा लेने के लिए बुलाया गया। जब ये 1 यूनिट प्लाज्मा देने के लिए 2 युवक पहुंचे तो उसके बाद पुलिस ने वहां पर इन्हें गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 40 हजार रुपए नगद और करीब 1 यूनिट इनके पास प्लाज्मा जो देने के लिए आए हुए थे वो बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस इस गैंग का पर्दाफाश करने के लिए इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा ये गैंग और कितने जिलों में प्लाज्मा की कालाबाजारी कर रहा था और अब तक कितने लोगों को ये प्लाज्मा बेच चुका है और कितनी लागत तक ये लोग प्लाज्मा जो कालाबाजारी है उसकी कर रहे थे। तो जो पूछताछ में अभी पुलिस को जानकारी मिली है कि ये गिरोह काफी ज्यादा सक्रिय है इस वक्त नोएडा और एनसीआर में, और यही वजह है कि लबी इस गैंग का पर्दाफाश करने के लिए, इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश के लिए अब पुलिस तत्पर है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस गिरोह के बाकी सदस्य भी सलाखों के पीछे होंगे, ताकि इस आपदा के समय में अगर कोई आपदा को अवसर में बदल रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि एक मैसेज जाए उन लोगों के लिए जो इस तरीके की कारस्तानी कर रहे हैं, इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। क्योंकि प्लाज्मा की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, जी बलराम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बलराम इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए ग्रेटर नोएडा से जो प्लाज्मा की कालाबाजारी कर रहे थे, आपदा को अवसर में बदल रहे थे और ऐसे में अब प्रशासन सख्त है और कार्रवाई की जा रही है।